हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैट ग्रो। आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 2 है वैद्युत धारा चैप्टर का। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि धारा घनत्व क्या होता है और धारा क्या होती है, और अनुगमन वेग और अवभाव वेग के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो इस लेक्चर में जो पहला टॉपिक है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अवभाव वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो इसमें देखेंगे कि अवभाव वेग तथा वैद्युत धारा में क्या संबंध है। तो मान लो कोई चालक तार है जो कि इस तरीके से दे रखा है। इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो कि चालक में होते हैं, जो कि अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये ए है। और ये जब इधर उधर गति कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से, तभी इसमें कोई बैटरी लगाने पर वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की दिशा अगर ये है तो इलेक्ट्रॉन इसकी विपरीत दिशा में गति करेंगे। तो जो गति होगी वो होगी BD, क्योंकि अवभाव वेग से जैसे ही वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन अवभाव वेग से गति करने लगते हैं। और इसमें एक चीज मान लेंगे कि n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में। इसका ये n है यहाँ पे प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब कि 1 मीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो n है। अपने को पूरे टोटल में निकालना है। तो यहाँ पे मान लेंगे यदि तार के किसी परिच्छेद में से t सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया आवेश Q हो तो वैद्युत धारा। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएंगे, तो कुछ आवेश लेके जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो होता है आवेश। तो इसको लिख सकते हैं कि अगर Q आवेश t सेकेंड में लेके गया तो धारा कितनी होगी, I बराबर Q/T। इसे डाल देंगे समीकरण 1। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट क्या है कि 1 सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी की बात करें तो दूरी कितनी होगी, देखो BD है इनका वेग, और t समय में यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, t समय में इस वाले सिरे से इस वाले सिरे तक जाएंगे, निकल जाएंगे, इस सिरे से अंदर आएंगे और इधर से निकल जाएंगे। तो क्या होगा, BD स्पीड से चल रहे हैं और t समय में, तो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल इंटू समय बराबर दूरी हो जाएगा। तो ये दूरी इतनी चल रही है तो ये कितनी हो जाएगी, BD, और t समय में तो इंटू t, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं वो अवभाव वेग से चल रहे हैं। और सापेक्ष में जो नीचे D लिखा हुआ है, इसका मतलब है नीचे लिखा हुआ है B के ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब कि अनुगमन या फिर अवभाव भी बोल सकते हैं। तो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल तार का दे रखा है वो A दे रखा है, और जो वेग दे रखा है वो BD दे रखा है, वेग दे रखा है वो BD दे रखा है, अवभाव वेग। तो अगर 1 सेकेंड के लिए ये चीज निकालते हैं या फिर t के लिए निकालेंगे, t सेकेंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अतः t सेकेंड में तार के
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो कितना होगा। जो n है, n वो है प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन, एक एकांक में आयतन में इलेक्ट्रॉन। अपने लोगों को टोटल में इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो एकांक आयतन को इलेक्ट्रॉनों को, एकांक इलेक्ट्रॉन प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने n, तो प्रति एकांक मतलब कि 1 मीटर क्यूब में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो n है। अपने लोगों को पूरे टोटल में निकालना, तो एक एकांक इलेक्ट्रॉन की संख्या को पूरे आयतन से अगर गुणा कर दें तो इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या आ जाएगी। तो n इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो कितना है, e। जो एक इलेक्ट्रॉन की मात्रा है वो कितनी है, e। तो n e, और टोटल आयतन कितना हो जाएगा इसका, जी देखो a d और t, सॉरी बी डी, यानी कि वेग और समय, ये क्या है दूरी इनके बीच की, और इंटू ए क्या है एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुणा दूरी क्या होता है, आयतन। तो ये हो जाएगा आपका ए बी डी टी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन ई ए बी डी टी। तो समीकरण 1 से या फिर इस चीज को अच्छे से अगले स्टेप में भी लिख सकते हो, ई को अगर आप एक स्टेप और बढ़ाना चाहो यहाँ पे लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आगे लिखना चाहो तो एक स्टेप के बाद लिख सकते हो, टी सेकेंड में गुजरने वाला आवेश, टी सेकेंड में तार से अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाला आवेश। तो आवेश को क्यू से प्रदर्शित करेंगे, तो क्यू बराबर, और यहाँ पे मान के चलेंगे यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई, तो यहाँ पे कितना आवेश हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है ई, तो टोटल कितना होगा, जितनी संख्या होगी उससे आवेश को गुणा कर देंगे। तो एन ए बी डी टी इंटू ई। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में इसको डाल देंगे समीकरण 2, समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, आई बराबर क्यू का मान रख देंगे एन ए बी डी टी ई अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा आई बराबर एन ई ए बी डी, एन ई ए बी डी। तो ये क्या आता है, वैद्युत धारा और धारा घनत्व में संबंध। ये बी डी को धारा घनत्व कहते हैं और आई को वैद्युत धारा। तो ये धारा घनत्व और वैद्युत धारा में संबंध है, आई बराबर एन ई ए बी डी। इसको इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। अतः यह वैद्युत धारा तथा धारा घनत्व में संबंध है। अगला जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध। धारा घनत्व यानी कि जे और अपवाह वेग यानी कि बी डी में क्या संबंध है। तो इसमें भी एक डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चालक के लिए निकालना है कि तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है
तो इसकी ये होगी ए। अगर क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है तो अतः चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है तथा चालक में वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है। तो क्योंकि इसमें अगर जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा उसी दिशा में करंट प्रवाहित होगा और करंट की यानी कि वैद्युत धारा प्रवाहित होगी और वैद्युत धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। और आई धारा बह रही है और ये क्षेत्रफल है तो ये आ जाएगा जी बराबर आई अपॉन ए। लेकिन अपने लोगों ने अभी निकाला है तो यहाँ पे लिख सकते हैं नोट्स के टाइप में। हम जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चालक में धारा वैद्युत धारा कितनी आई थी भी आई बराबर NeABD। इसको डाल देंगे समीकरण 1। तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर तो ये हो जाएगा J बराबर NeABD अपॉन ए। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा J बराबर NeBD। तो ये संबंध किसमें है, धारा घनत्व और अपवाह वेग। J को धारा घनत्व कहते हैं और BD को अपवाह वेग। तो ये संबंध है धारा घनत्व और अपवाह वेग में। अतः यह है धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध है। अगला कॉन्सेप्ट है ओम का नियम। तो ओम का नियम 1826 में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया। उन्होंने किसी चालक के सिरों पर कोई बैटरी लगाई जिससे कि विभवांतर तथा उसमें कुछ धारा प्रवाहित की, जिसके बीच संबंध वैद्युत धारा और विभव के बीच संबंध में इन्होंने एक नियम दिया जिसे कहते हैं ओम का नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप है या दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए उसमें, तो उसके सिरों पर लगाए गए विद्युत विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि कोई भी अगर आपके पास चालक है और उसमें आप विभवांतर लगाते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होगी और धारा प्रवाहित होगी वो उसके अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन एक कंडीशन है कि उसके भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए, जैसे कि ताप है दाब है, इन भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो। और अगर ये कंडीशन रखी जाती है तो उसके बाद आप कितना भी विभवांतर लगा दो ये मान नियत ही आएगा। जैसे कि कोई चालक है, ठीक है, इसमें कोई आपने सोर्स लगा दिया, बैटरी वगैरह वोल्टेज लगा दिया बी, ये प्लस टर्मिनल ये माइनस टर्मिनल, तो इसमें क्या हो गई प्लस से माइनस की तरफ धारा प्रवाहित हो गई। इससे प्लस से इलेक्ट्रॉन या धारा आएगी समझो इस तरीके से और माइनस से चली जाएगी। तो क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। तो अतः ओम के नियमानुसार ही लगा दो कि किसी
चालक की भौतिक अवस्था में अगर परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें लगा विभवांतर बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती आई, बी अनुक्रमानुपाती आई। तो बी बराबर आ जाएगा आपका आर आई। यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है आर, तो आर आई, तो ये आपका सूत्र हो जाता है बी, और जो ओम के नियम का आ जाता है वो बी अपॉन आई बराबर आर। आर क्या है? एक नियतांक है, जिससे कि प्रतिरोध नियतांक कहते हैं, जिसे कि प्रतिरोध कहते हैं। तो इसमें वही, अच्छा इसमें दूसरी डेफिनेशन तरीके लिखी, विद्युत विभवांतर था, उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात नियत होता है, तो लगा विभवांतर तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा का अनुपात नियत होता है। तो नियत का नियतांक आ जाता है जो आर है, वो नियत होता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि बहने वाली धारा और चालक में लगे हुए विद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, तो बी अनुक्रमानुपाती आई, और अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो आर एक नियतांक आ जाता है आर आई, तो आर बराबर हो जाता है बी अपॉन आई। यही ओम का नियम है। अगर ओम के लिए अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ बनाए तो बी और आई के बीच में तो क्या होगा? ये आई और ये बी, आई और बी। तो ये जो ओम का नियम है वो धातु के लिए ही, ओम का नियम धातु के लिए ही सत्य है। ओम का नियम धातु चालकों के लिए ही सत्य है। सिर्फ ऐसा जो होगा कि अनुक्रमानुपात ही आएगा और वो उनका जो अनुपात होगा वो नियत होगा, तो ऐसा सिर्फ धातु चालकों के लिए ही होगा। इसीलिए ओम का नियम सिर्फ धातु चालकों के लिए सत्य है। और बी और आई के बीच ग्राफ खींचे तो कुछ इस तरीके से आएगा, इंक्रीज करता हुआ यूनिफॉर्म एक समान रूप से। तो ये धातु के लिए ही सिद्ध है, सॉरी सत्य है। तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा ओम के नियम का। आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, किसी चालक तार में धारा आई प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बी है। प्रवाहित होने पर अनुगमन वेग बी है। यदि उसी धातु के परंतु दोगुनी त्रिज्या के तार में धारा 2 आई तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होगा। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहला ऑप्शन है b/4, दूसरा b/2, तीसरा है बी और चौथा है 4b। क्वेश्चन ये दे रखा है, तो इसमें सॉल्व करेंगे इसे आंसर। पहला अगर तार दे रखा है तो इसके लिए अगर त्रिज्या आर है तो उसके लिए दोगुनी हो जाएगी, तो मतलब 2r हो जाएगी, तो इसके लिए r मान रखी त्रिज्या है। तो इसके लिए अनुगमन वेग क्या होगा? अतः अपन लोग सूत्र जानते हैं, I बराबर, अतः r त्रिज्या का तार, तो I बराबर NEA और BD। तो ये BD कितना हो जाएगा? BD बराबर I अपॉन NEA। और ये क्या होता है? क्षेत्रफल, जो कि इस तरीके से क्या दिख रहा है आपको? एक सर्कल दिख रहा है, एक वृत्त, वृत्त का क्षेत्र बोलता है पाई आर स्क्वायर। तो उसके लिए जो बी दे रखा है आपको, वो दे रखा है बी, सिर्फ और सिर्फ अनुगमन वेग बी। ये क्या है? दिया है। तो बी डी की जगह लिख लेंगे बी आई बराबर NE पाई आर स्क्वायर। इसको डालेंगे समीकरण 1, जो कि दे रखा है मान। अगर त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, यदि त्रिज्या दोगुनी की जाए तो अब जो इसकी जो त्रिज्या है वो है 2r,
कैपिटल आर। तो यहां से देखेंगे विद्युत धारा I बराबर NEA/BD। तो मान लिया विद्युत धारा आप लोगों ने निकाली है, BD बराबर I बराबर NEA, और इसके लिए ये कितना हो जाएगा, अच्छा करंट कितना दे रखा है इसके लिए 2I, अतः दिया है, धारा को I डैश लिख ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा I डैश बराबर 2I, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई 2R का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या दे रखी है वो दोगुनी दे रखी है पहले वाले से, तो ये हो जाएगा BD बराबर 2I, ये I डैश है, अपॉन NE, ये हो जाएगा आपका पाई 2R का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा BD बराबर 2I बराबर NE पाई 4R स्क्वायर, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, और ये आपका आ जाएगा BD बराबर I, 2 से कैंसिल होगा 2 दूनी, तो 2NE पाई R स्क्वायर। तो इस टोटल की जगह आप लिख सकते हो B का मान समीकरण 1 से, इसको थोड़ा इधर कर देंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आ जाएगा कि BD बराबर, और ये I अपॉन NE पाई स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं B, तो B अपॉन 2। तो जो ऑप्शन आपका आ जाएगा वो करेक्ट है, देखेंगे ऊपर ऑप्शन 2। तो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर और क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सभी को बताओ। थैंक यू।